Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about fertilization and implantation. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ओके, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड इम्प्लांटेशन का मतलब क्या? इम्प्लांटेशन का मतलब हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसमें फर्दर डिवीजन होता है। ओके, उसके बाद उसमें मारुला स्टेज आएगी, है ना, मारुला स्टेज में वो बदलेगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम की, है ना, या हम कहें यूट्रस की एंडोमेट्रियम में अटैच होना, है ना, या उसमें इम्बेडेड होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ओके, हमने बात किया था प्रीवियस के लेक्चर में, हमने बात किया है। ओके, चलिए समझते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हम देखते हैं क्या कि oogenesis का जब हमने प्रोसेस देखा था, है ना, एक ओवरी में मेनली oogenesis का प्रोसेस होता है और इसमें जो मैच्योर जो ग्रेफियन फॉलिकल है वह क्या करते हैं? सेकेंडरी oocyte को यहाँ से रिलीज करते हैं। ओके, सेकेंडरी oocytes को यहाँ से रिलीज करते हैं और यह जो सेकेंडरी oocyte है, यह सेकेंडरी oocyte में, है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम देखें तो यहाँ पर मेनली हमको दिखाई देगा क्या, है ना, सेकेंडरी oocyte, या हम इसको ओवम भी कह लें, है ना। तो इसमें मेनली हमको क्या दिखाई देगा? कोरोना रेडिएटा दिखाई देगा। ओके, सबसे बाहर की ओर जो ग्रेनुलोसा की कुछ सेल्स होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं, है ना। और यहाँ पर इससे अगर अंदर की ओर हम जाएं तो हमको एक प्रोटेक्टिव एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, है ना, एक जोना पेलुसिडा की, है ना, एक मेम्ब्रेन यहाँ पर हमको एक लेयर हमको दिखाई देती है ना। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? मेनली जोना पेलुसिडा की लेयर है ना। और उसके बाद होता क्या है कि जोना पेलुसिडा, ओके, जोना पेलुसिडा एंड अंदर इसके क्या पड़ा हुआ है? सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है, या सेकेंडरी oocyte, या हम इसको कह दे ओवम कह दे, है ना। तो सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है और इस सेकेंडरी oocyte और इस जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस होता है ना, एक जगह प्रेजेंट होती है, खाली जगह प्रेजेंट होगा, एक स्पेस प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। ओके, जोना पेलुसिडा के, है ना, जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। ओके, और बाहर इसके क्या प्रेजेंट होती है? तो बाहर इसके ग्रेनुलोसा के ही कुछ रिमेन्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं, या हम इनको सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम क्या देखें कि यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte के पास में, है ना, कुछ स्पर्म्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ओके, जब मेनली होता क्या है कि इंसेमिनेशन के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटर करते हैं वेजाइना में। ओके, वेजाइना में मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज किया जाता है। अब ये जो स्पर्म है यह इस वेजाइना से पहुंचते हैं, मतलब इस वेजाइना से इस सर्विक्स से होते हुए आगे बढ़ते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं और यूट्रस से होते हुए यह जो स्पर्म्स है ना, देखिए यहाँ पर कई सारे स्पर्म को रिलीज किया गया, मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज किया गया। अब ये सर्विक्स से होते हुए पहुंचते हैं यूट्रस तक। ओके, और यूट्रस तक पहुंचने के बाद यह इंटर करते हैं कि इसमें फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में इंटर करते हुए यह लास्ट में पहुंचते हैं एम्पुला के रीजन में, है ना। हमने देखा था कि एक फैलोपियन ट्यूब में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। इस्तमस इसका नैरो पार्ट होता है, एम्पुला इसका कैसा पार्ट होता है? तो थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है ना। एम्पुला अगर हम देखें तो थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, एम्पुला वाला भाग थोड़ा सा क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो यहीं पर ये जो स्पर्म्स है ये पहुंचते हैं मेनली, ओके, एम्पुला वाले रीजन में। अब इधर से जो ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज किया गया है यह भी पहुंचता है एम्पुला वाले रीजन में, और मेनली इस एम्पुला वाले रीजन में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर होगा स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte या ओवम के बीच में, इसमें भी क्या है? कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लाइफ की जो शुरुआत होती है यहीं पर हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कैसे हम कह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था, है ना, हमने पहले इस चीज पे डिस्कस किया है कि एक स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म के पास प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसके नेक रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके,
सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और ये सेंट्रियोल किसको चाहिए, ये इस सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट है इस सेकेंडरी साइड को। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यह मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में मेनली अरेस्टेड होता है। ओके, तो इसको अपना मियोसिस कंप्लीट करना है, इसको अपना मियोसिस कंप्लीट करना है, इसलिए इसको रिक्वायरमेंट है किसका, इस सेंट्रियोल का। ओके, तो ये जो सेंट्रियोल है वो किसके पास प्रेजेंट है, इस स्पर्म के पास प्रेजेंट है। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस स्पर्म के पास में, इस स्पर्म के पास में साइटोप्लाज्म नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत कम होता है। जो मेन साइटोप्लाज्म है वह किसके पास प्रेजेंट है, इस सेकेंडरी ओसाइट के पास प्रेजेंट है। ओके, तो इस स्पर्म को रिक्वायरमेंट है किसकी, साइटोप्लाज्म की। ओके, तो मतलब देखो देखिए यहाँ पर कि दोनों को एक दूसरे का रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे का रिक्वायरमेंट है ना, और यहाँ पर एक दूसरे की जरूरत होती है दोनों को। और इसके बाद क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, वह जो साइटोप्लाज्म है ना, वो साइटोप्लाज्म स्पर्म को मिलेगा। ओके, और जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल किसको मिलेगा, सेकेंडरी ओसाइट को मिलेगा। इसके बाद फिर क्या होता है, इसका जो मियोसिस 2 है वह कंप्लीट होता है। तो एक कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ आते हैं, है ना। वैसे हम अभी एक एक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, सभी चीजों को, जितने भी एनसीईआरटी ने जो डायग्राम है ना, जितने भी फिगर को, है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है, उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे लिया है, सभी चीजों को भी हम समझेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ लाइन्स है एनसीईआरटी को, उनको भी हम समझते चलते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ओके, कॉपुलेशन के टाइम में, कोइटस के टाइम में, सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द वेजाइना। ओके, कॉपुलेशन के टाइम में सीमेन को रिलीज किया जाता है, किसमें, वेजाइना में, है ना। वेजाइना में मेनली रिलीज किया जाता है किसको, सीमेन को। और उस सीमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमने बात किया था सीमेन वो फ्लूइड है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, पासेस थ्रू द सर्विक्स। अब वो जो स्पर्म्स है, वो जो सीमेन है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, सर्विक्स में पहुंच जाएगा। और इसी टाइम में मेनली क्या होता है, इसी टाइम में जो स्पर्म आए हैं, है ना, वेजाइनल पार्ट में, तो इनका कैपिसिटेशन किया जाता है। अब कैपिसिटेशन क्या होता है, कैपिसिटेशन में मेनली होता ये है कि जो स्पर्म्स यहाँ पे पहुंचे हैं उनको एक्टिव किया जाता है। स्पर्म को एक्टिव करने का एक प्रोसेस होता है कैपिसिटेशन का, वह फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में ही होता है। ओके, और कैपिसिटेशन के बाद जो स्पर्म होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। अब वो काफी तेज उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है, तो कैपिसिटेशन होता है यहाँ पर। ओके, cervix of the uterus and reach the एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो जो यहाँ पर स्पर्म आए हैं, वो स्पर्म क्या होगा, जो वेजाइना में रिलीज हुए थे जो स्पर्म, वह पहुंचे सर्विक्स में, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में, और यूट्रस से होते हुए यह पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में भी स्टमक से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, एम्पुला में पहुंचते हैं ना। आपके बुक में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि मेनली ये एम्पुला और स्टमक के जंक्शन में पहुंचते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन मेनली एम्पुला और स्टमक के जंक्शन में ही होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप एम्पुला ही लिखेंगे, है ना। आपको एम्पुला ही लिखना है, एम्पुला को ही टिक करना है। ओके, एम्पुला ही वह रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द ओवम इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ओके, ओवम को भी रिलीज किया जाता है, कहां से, ओवरी से। ओके, इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ओके, इधर से तो स्पर्म पहुंच गया यहाँ पर एम्पुला के रीजन में। ओके, यह भी पहुंच गया कहाँ पर, उस एम्पुला के रीजन में, है ना। एक्चुअली क्या है, जो न्यू बुक्स है उसमें दिया हुआ है एम्पुला रीजन बस दिया हुआ है ना। जो पुरानी बुक्स है उसमें एम्पुला स्टमक का जंक्शन दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो अगर एम्पुला और स्टमक प्रेजेंट है ना, एम्पुला और स्टमक का जंक्शन का जिक्र किया है, तो आपको उसी को टिक करना है, उसी को लिखना है। ओके, और अगर वह नहीं है वहां पर प्रेजेंट तो आपको एम्पुला ही लिखना है। ओके, एम्पुला ही मेनली वो साइट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो देखिए इधर से पहुंच गया स्पर्म और इधर से आ गया सेकेंडरी साइड, अब दोनों आके मिलते हैं एम्पुला रीजन में। अब दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, जंक्शन है ना, एम्पुला और स्टमक जंक्शन, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। The process of fusion of a sperm
विथ एन ओवम, एक ओवम के साथ में एक स्पर्म का फ्यूज होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, देखिए यहां पर आते तो मिलियंस ऑफ स्पर्म है, लेकिन इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही होता है, कोई एक स्पर्म ही कैपेबल होता है जो इस ओवम तक पहुंच पाएगा, इस सेकेंडरी साइड तक पहुंच पाएगा और उसको फर्टिलाइज करता है। ओनली एक स्पर्म सेकेंडरी साइड को, ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओके, इस बात को आपको समझना है। ओके, क्लियर। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूस चेंजिंग, है ना, चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा। ओके, तो देखिए होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब एक, है ना, अगर हम देख लें कि एक ओवम, ओके, अगर एक ओवम तक, एक ये हो गया एक ओवम, जब स्पर्म इसके पास जब पहुंचता है, ओके, और जैसे इसके कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है ना, ये तो जोना पेलुसिडा की लेयर होगी और अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी साइड प्रेजेंट होगा। तो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसमें कुछ चेंजेस करता है। कौन करता है, तो स्पर्म का हेड वाला पार्ट करता है। और स्पर्म के हेड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है ना। और इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं ना, जिसके बारे में हमने जिक्र किया हुआ था। ओके, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जोना पेलुसिडा के लेयर के कांटेक्ट में जब स्पर्म का हेड आता है, तो मेनली इस जोना पेलुसिडा वाले लेयर में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। मेनली यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाता है ना। वैसे हमको इतना डिटेल नहीं जाना है, बट यहाँ पे कुछ आपको समझना है कि जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। ओके, और इससे होता क्या है कि ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। ओके, मतलब देखिए जैसे ही एक स्पर्म यहाँ तक पहुंचा, हालांकि यहाँ पे कई सारे स्पर्म होते हैं, इनमें बिल्कुल कंपटीशन यहाँ पे हो रही होती है। ओके, कंपटीशन यहाँ पे चल रही है, उन सभी स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही इसके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा, और जो यहाँ तक पहुंच पाएगा वही इसको फर्टिलाइज करेगा, है ना। मतलब वही स्पर्म इंटर कर पाएगा इस ओवम में। ओके, मतलब अपना जो सेंट्रियोल है, अपना जो न्यूक्लियस है, उसको दे पाएगा, किसको, इस ओवम को दे पाएगा, है ना। मतलब वही इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। और जैसे ही एक स्पर्म इंटर कर गया इसके अंदर, है ना, एक स्पर्म पहुंच गया ओवम में, तो तुरंत जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि और दूसरे जो स्पर्म है वह इंटर ना कर पाए। किसमें इंटर ना कर पाए, तो ओवम में इंटर ना कर पाए, है ना। इसलिए मेनली क्या किया जाता है कि जोना पेलुसिडा की लेयर को ब्लॉक कर दिया जाता है अदर स्पर्म्स के लिए, क्योंकि एक ही स्पर्म मेनली क्या करेगा, उस ओवम को फर्टिलाइज करेगा। बात क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म्स, देखिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है इस चीज को कि ओनली वन स्पर्म्स फर्टिलाइज एन ओवम। ओके, एक ओवम को मेनली एक ही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिक्रीशन ऑफ the acrosome, okay, the secretion of acrosome help the sperm entry, okay, sperm entry to the cytoplasm of the ovum। तो इस चीज को हमको समझना है कि देखिए होता क्या है कि सिक्रीशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना, तो सॉरी, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम के जो सिक्रेशन होते हैं यह हेल्प करते हैं कि एक जो स्पर्म है वह इस ओवम के इस सेकेंडरी साइड के साइटोप्लाज्म में पहुंच पाए। कैसे हेल्प करते हैं उसको हम समझते हैं। उसके लिए हमको एक्रोसोम को समझना होगा। तो एक्रोसोम में जितने भी केमिकल होते हैं, इन केमिकल्स को, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये पीएमटी में एक बार पूछा हुआ है कि जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक एक्रोसोम में, तो उन केमिकल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, तो एक साथ हम उनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ओके, स्पर्म लाइसिन हम इनके लिए यूज करते हैं। ओके, स्पर्म लाइसिन। ओके, स्पर्म लाइसिन क्या है, तो स्पर्म लाइसिन वो केमिकल है जो मेनली एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक साथ क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ओके, अब ये जो स्पर्म लाइसिन है, यह जो केमिकल है ना, इसमें मेनली कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो हमने 3 एंजाइम्स के बारे में बात किया था, है ना। याद कीजिए कौन कौन सा एंजाइम था। तो पहला कौन सा था, हायालुरोनाइडेज एंजाइम, है ना, हमने बात किया था हायालुरोनाइडेज एंजाइम। दूसरा कौन सा था, तो दूसरा जो एंजाइम था वह कौन सा था, वह था
कौन सा था, एक्रोसिन था, है ना, या एक्रोसिन कह दें या हम उसको जोनालाइसिन भी कहते हैं, है ना, एक्रोसिन को और हम क्या कहते हैं, जोना, है ना, जोना लाइसिन भी कहते हैं। ओके, तो एक तो हो गया हायाल्यूरोनाइडेज हो गया, है ना, हायाल्यूरोनाइडेज हो गया। तो हायाल्यूरोनाइडेज प्रेजेंट होता है एक्रोसोम में, जोना लाइसिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन कौन से, हायाल्यूरोनाइडेज, जोना लाइसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो मेनली ये 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम में। ओके, अब देखिए इन तीनों का अलग अलग काम होता है ना, इसको हमको समझना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इन चीजों को मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले हम देखें हायाल्यूरोनाइडेज के बारे में, है ना। तो हायाल्यूरोनाइडेज जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम मेनली क्या करता है कि फॉलिकल सेल के, है ना, जो फॉलिकल सेल है, तो फॉलिकल सेल के बीच बीच में प्रेजेंट, है ना, फॉलिकल सेल्स के, है ना, आप नोट करते चलिए, फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, हायाल्यूरोनाइडेज करता है। वहीं अगर हम देखें जोनालाइसिन के बारे में, तो जोनालाइसिन क्या करता है, तो ये जो जोनालाइसिन है जिसको हम एक्रोसिन भी कहते हैं, यह जोनालाइसिन क्या कहता है, तो यह मेनली जोना पेलुसिडा की लेयर को क्या करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है। ओके, और जो तीसरा एंजाइम है यहाँ पर कोरोना पेनिट्रेटिंग जो एंजाइम है, यह कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, तो यह करता है मेनली यह क्या करेगा कि कोरोना रेडिएटा जो प्रेजेंट है, तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो तीनों का अलग अलग काम है, इन तीनों चीजों को आपको नोट करना है। ओके, क्लियर है। चलिए, दिस इंड्यूस द, ठीक है, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ, है ना, कंप्लीशन, ओके, ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट। ओके, तो इससे होता क्या है कि जो मेनली जो अरेस्टेड था, जो सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जो सेकेंडरी ऊसाइट क्या था, अरेस्टेड था, जब स्पर्म आके उसको अपना सेंट्रियोल देता है, तो होता क्या है कि वह अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। ओके, और जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ऊसाइट का जो न्यूक्लियस है, वह स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ में दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। पहले क्या होगा, पहले मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। ओके, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होते रहता है ना, मियोसिस 2 जब कंप्लीट होते रहता है, उस टाइम में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह गायब हो जाती है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब गायब हो जाती है, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसको, है ना, स्पर्म के न्यूक्लियस को सेकेंडरी ऊसाइट का न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों पहले फ्यूज नहीं हो पाते, है ना। मैंने क्या कहा कि जब मियोसिस 2 कंप्लीट होते रहता है, उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है ना, और इसलिए जो न्यूक्लियस वहां पे पहुंच गया है सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर, वो फ्यूज नहीं हो पाता। किससे नहीं हो पाता, तो एक ओवम के सेकेंडरी ऊसाइट के न्यूक्लियस के साथ में। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या होगा कि एक सेकेंडरी साइड के न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है ना, ये बाद में होता है, और बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होता है। पहले मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हमने देखा था कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, और एक क्या बनता है, ओवम बनता है। और उस ओवम को, उस हैप्लॉइड ओवम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऊटिड कहते हैं ना। अभी हम देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड ओवम। और इस हैप्लॉइड ओवम को हम क्या कहते हैं, ऊटिड कहते हैं ना। वहां पर जो ओवम था उसको हम सेकेंडरी ऊसाइट कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इसका अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। इस ओवम को हम क्या करें, इसको हम ऊटिड कहते हैं, क्योंकि इसका सेकेंडरी जो सेकेंडरी है ना, सॉरी, इसका जो मियोसिस 2 है ना, जो मियोसिस 2 है इसका कंप्लीट हो चुका है, और यह एक हैप्लॉइड ओवम है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, ऊटिड कहेंगे। ओके, और एक क्या बनता है, तो एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। हमने इस चीज को पहले डिस्कस किया हुआ है, ओके, oogenesis के लेक्चर में। then the haploid sperm nucleus fuse with the haploid nucleus of the ovum। haploid है ना, haploid जो न्यूक्लियस है किसका, ओके, स्पर्म का, वह किसके साथ फ्यूज करेगा, haploid nucleus of ovum के साथ फ्यूज करेगा। और किसका फॉर्म होता है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉइड जाइगोट का, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक।
ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो तो खत्म होता है ना। अब हम इम्प्लांटेशन पे डिस्कस करेंगे। इसके बीच में एनसीईआरटी ने कुछ और लाइन को मेंशन किया है। एनसीईआरटी ने मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन को बताने की कोशिश किया है ना। तो यहाँ पर मैं इसको अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो होता क्या है कि जो ओवम होते हैं ना, ओवम हमेशा एक्स टाइप के होते हैं, है ना। ओवम क्या होता है, हालांकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ओवम हमेशा क्या होगा, एक्स टाइप का होगा, एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा। जबकि जो स्पर्म होता है मेल का, वह एक्स और वाई टाइप का होता है ना। स्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई टाइप का होगा। ओके, ओवम जबकि कैसे होते हैं, एक्स टाइप के ही होते हैं, यह हमेशा एक्स टाइप के होते हैं, कौन, ओवम। और जबकि स्पर्म क्या होता है, कुछ स्पर्म्स 50% बोल सकते हैं आप एक्स टाइप का होगा, और 50% किसके टाइप का होगा, वाई टाइप क्रोमोसोम वाले होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैटर ये करता है ना। बात मतलब ये होगी यहाँ पर अगर हम देखें तो कि जो ओवम है वह तो हमेशा एक्स टाइप का ही रिलीज होगा, है ना। अब मान लीजिए जो स्पर्म यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म आए हैं यहाँ पर, ओके, वेजाइना में, इनमें से कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। अगर वो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम टाइप वाला है तो क्या होगा कि अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को, तो होगा क्या, जो बेबी बनेगी वो किस टाइप की होगी, एक्स तो था ही ओवम, और जो स्पर्म आया वो भी एक्स टाइप का हो गया, तो किस टाइप का हो जाएगा, एक्स एक्स टाइप का हो जाएगा। मतलब जो बेबी होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी। ओके, और अगर हम देखें कि जो स्पर्म यहाँ से आ रहा है, जो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, अगर वो हुआ किस टाइप का, वाई टाइप का, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो बेबी बनेगी वो क्या होगा, वो बॉय होगा, है ना। तो बॉय एंड गर्ल का जो है ना, जो यहाँ पे बनना है वो कभी भी फीमेल पे, है ना, कभी फीमेल पे डिपेंड नहीं करती। ओके, ये बाई चांस होता है ये चीज, है ना। कौन सा स्पर्म वहां तक पहुंच रहा है इस चीज पे वो डिपेंड करता है। ओके, इस चीज को एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं किसको, इम्प्लांटेशन को। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये क्या है, ये पर है सेकेंडरी ओसाइट है, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। अब सेकेंडरी ओसाइट ये क्या है, ये यहाँ पर आके किससे मिलेगी, ये स्पर्म से मिलेगी, है ना। खूब सारे स्पर्म्स यहाँ पर आके इससे मिलेंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाइगोट। ओके, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद इनमें फर्दर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है ना। ओके, और यहां पर जो माइटोसिस डिवीजन होता है, ओके, इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ओके, अब आपको एक कंफ्यूजन यहां पर ये होता है कि क्लीवेज एंड जो नॉर्मल माइटोसिस है इसमें डिफरेंस क्या होता है ना। इस चीज को हमको समझना होगा यहाँ पर कि क्लीवेज एंड जो नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए पहले इस बात को हम समझ लें कि क्लीवेज में मेनली क्या होता है। देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, फोकस करिए कि क्लीवेज से मेनली क्या होता है कि एक मान लीजिए जाइगोट है। ओके, अब ये जाइगोट क्या होगा क्लीवेज में, है ना। हम क्लीवेज को समझ रहे हैं कि क्लीवेज भी माइटोसिस ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। होता क्या है कि एक जाइगोट है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो क्या होगा कि ये जो जाइगोट है इसका देखिए साइज क्या हो गया, मतलब ये देखिए एक जो सेल था जाइगोट, अब ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो साइज क्या हो गया, कम हो गया। अब फिर से जब माइटोसिस होगा तो होगा क्या कि इसका जो साइज है और कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो जाइगोट था ये आधा हो गया, है ना, आधा आधा मतलब दो सेल बन गए, हाफ हाफ। अब क्या हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया। और अगर हम आगे इसको देखें तो ये क्या होगा, और भी ज्यादा इसका जो साइज है वो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लीवेज कहते हैं। ओके, ये किस टाइप का डिवीजन हो रहा है, ये माइटोसिस डिवीजन ही है, बट इसमें देखिए जो सेल है उसका जो साइज है और भी छोटा होते जा रहा है। तो यही डिवीजन मेनली होता है यहाँ पर। ओके, जिसमें जो जाइगोट था, है ना, और जो सेल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं, उनका जो नंबर है वह नंबर नहीं बल्कि उनका जो साइज है वह क्या हो जाता है, कम होते जाता है, छोटा होते जाता है। जबकि नॉर्मल माइटोसिस के केस में क्या होता है, इसको भी आपको समझना है कि नॉर्मल माइटोसिस में होता ये है। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कि नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है ना। अब एक सेल है, इसमें यह क्या होती है, सबसे पहले ग्रोथ फेज में जाती है, अपना साइज बढ़ाती है। ओके, एक सेल था और ग्रोथ फेज में गया, अपना साइज बढ़ाया। अब इसमें क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा और दो समान आकार के, है ना, दो समान आकार के, है ना, दो समान आकार के मतलब इसके, है ना, जितना बड़ा ये है इतने बड़े, है ना, इतनी वही साइज के दो क्या होंगे यहाँ पे सेल बन जाते हैं। मतलब नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है पहले उसमें ग्रोथ होता है ना, अपना साइज बढ़ाता है, उसके बाद उसमें जब डिवीजन होगा तो जो दो सेल्स बनेंगे वो प्रीवियस जो सेल है उसके लगभग साइज के होते हैं। जबकि क्लीवेज में क्या हो रहा है, देखिए ग्रोथ फेज यहाँ पे नहीं होता,
उसका जो नंबर है वह ये जो साइज है वह क्या होता है, छोटा होते जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो जाइगोट बनने के बाद जो माइटोसिस होता है ना, जो माइटोसिस होता है वह क्या होता है, क्लीवेज होता है मेनली। ओके, इस टाइप का होता है, इसको हमको समझना है। बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, और अब हम समझेंगे किसको, इम्प्लांटेशन को। ओके, चलिए देखते हैं। द माइटोटिक डिवीजन द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। ओके, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, एम्पुला वाले रीजन में हुआ, और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद ये मूव करता है। मतलब होता क्या है कि ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट में सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये सीलिया जो है वो उस जाइगोट को मूव कराते हैं आगे की ओर, किधर, यूट्रस के साइड में, है ना। और ये एम्पुलस होते हुए इस्थमस रीजन में पहुंचेगा, और इस्थमस होते हुए फिर लास्ट में पहुंच जाएगा कहाँ पे, यूट्रस वाले भाग में, है ना। एक मूवमेंट होता है, सीलिया की हेल्प से मेनली इनको आगे किया जाता है ना, आगे उनको भेजा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ओके, बात क्लियर है? ठीक है, तो इसी चीज को मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, है ना। और क्लीवेज इसलिए हम कहें कि जब यहाँ पे जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने के बाद जब ये मूव कर रहा होता है, इस्थमस की ओर जा रहा है ना, यूट्रस की ओर जा रहा है, उस टाइम पे इसमें डिवीजन भी होते रहते हैं। किस टाइप के डिवीजन होते रहते हैं, तो इस टाइप के डिवीजन होते रहते हैं। एक जो जाइगोट है वह 2 सेल में, है ना, बनेगा, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे 2 सेल जो बना है, तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं ना। अगर यहाँ पर अगर देखें तो यह क्या है, ये तो जोना पेलुसिडा की लेयर है ना, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा की लेयर है, जो मॉरुला अवस्था में जाने के बाद, मॉरुला स्टेज में जाने के बाद जो लगभग खत्म होती है ना, डिसइंटीग्रेट होती हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट पे जब यहाँ पे क्लीवेज होगा, माइटोसिस होगा, तो 2 सेल्स बनेंगे, तो इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, एम, है ना, ब्लास्टोमियर्स, है ना। ये क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर्स, है ना। तो ये ब्लास्टोमियर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है? जाइगोट आगे बढ़ रहा है और उसमें डिवीजन भी होते जा रहे हैं, है ना। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, और 4 से, है ना, फिर मतलब जैसे माइटोसिस है तो जस्ट डबल हो जाता है, तो 4 है तो 4 से फिर 8 सेल होगा, 8 से 16 होगा, है ना। ये चीज तो हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे। ओके, कॉल्ड क्लीवेज, क्लियर है। टुवर्ड्स द यूट्रस, है ना, देखा हमने, एंड फॉर्म्स होगा क्या यहाँ पे कि 2, 4, 8 एंड 16। ओके, 2 सेल स्टेज, है ना, 4 सेल स्टेज, एंड क्या होगा फिर 8 to 16 सेल स्टेज यहाँ पे बनते जाएंगे, है ना। और जो 8 to 16 सेल स्टेज बनेगा, जो ब्लास्टोमियर्स के 8 to 16 सेल स्टेज बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मॉरुला कहते हैं। ओके, 8 to 16 सेल स्टेज होगा, या 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर वाला स्टेज होगा, इसको हम क्या कहेंगे, मॉरुला कहेंगे। ओके, डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, है ना। ये जो डॉटर सेल है इन्हीं को बोल रहा है, ये सब जो डॉटर सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। द इम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मॉरुला। ओके, मतलब जो एक इम्ब्रियो है ना, अब जाइगोट में डिवीजन होने लगा है ना, डिवीजन चालू हो गया, इसको हम इम्ब्रियो कह सकते हैं। तो एक इम्ब्रियो में जिसमें मेनली 8 to 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, एक इम्ब्रियो में जिसमें मेनली 8 to 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मॉरुला कहेंगे। ओके, क्लियर। कंटिन्यूस टू डिवाइड टू फॉर्म्स द ब्लास्टोसाइट। ओके, अब ये जो मॉरुला है इसमें कंटिन्यूस और डिवीजन होते रहता है, और आगे चल के जो मॉरुला है ये बदल जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ओके, किसमें बदल जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। मतलब सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या हो, उसमें डिवीजन होता गया, 8 to 16 सेल कंडीशन आई, ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन आई, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉरुला कहेंगे। अब इसमें फिर भी डिवीजन बंद नहीं होता, अभी और भी कंटिन्यूस ही रहता है, और आगे चल के ये ब्लास्टोसिस्ट में, है ना, या ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, है ना। अब ये यूट्रस की ओर और भी क्या है, मूवमेंट इसका मतलब ये मूव होते रहती है। ओके, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसाइट। ओके, जो ब्लास्टोसाइट के, ये ब्लास्टोसाइट है, तो ब्लास्टोसाइट के अंदर की, है ना, ब्लास्टोसाइट के अंदर के जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये पूरे ब्लास्टोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं आर अरेंज्ड इनटू आउटर
ट्रोफोब्लास्ट, ओके, एंड इनर सेल मास, ओके। होता क्या है कि देखिए यहाँ पर ये तो मॉरुला स्टेज हो गया 8 to 16, है ना। मॉरुला स्टेज में किसी भी टाइप की कैविटी दिखाई नहीं देनी चाहिए, है ना। मॉरुला स्टेज में किसी भी टाइप की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। मॉरुला स्टेज में किसी भी टाइप की कैविटी दिखाई नहीं देती, है ना। इस सेल का एक गुच्छा टाइप का होता है, हम कह सकते हैं, ओके। अब ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर है, ये क्या होते हैं, ये जो सेल है ना, ये जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, इनमें डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये मेनली टू टाइप से बोल सकते हैं कि टू टाइप से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक जो आउटर साइड में आपको जो प्रेजेंट दिखाई दे रही है जो सेल्स है ना, ये आउटर साइड में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लास्टो, ओके, इनको हम कहेंगे आउटर सेल मास, या हम इसको कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और इनर साइड में जो सेल का एक क्लस्टर होगा, सेल का एक गुच्छा होता है, उसको हम कहते हैं इनर सेल मास, ओके। इनर सेल मास एंड आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है, आउटर सेल मास, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो इनर सेल मास वाला जो भाग है, यही चल के आगे चल के एक्चुअल एम्ब्रियो को बनाता है ना। एक्चुअल एम्ब्रियो को कौन बनाता है, इनर सेल मास बनाता है। और आउटर सेल मास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। यह जो ट्रोफोब्लास्ट है, यही आगे चल के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके इम्बेडेड हो जाता है। यही वो भाग है, यही वो ट्रोफोब्लास्ट वाला जो भाग है, यही आगे चल के यूट्रस में एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाता है, उसमें जाके इम्बेडेड हो जाता है, ओके। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या हो गया, एंडोमेट्रियम से अटैच होना, इम्प्लांटेशन का काम हो गया, किसका, ट्रोफोब्लास्ट का। एंड जो यहाँ पर इनर सेल मास है, इनर सेल मास का काम क्या हो गया कि आगे चल के एक्चुअल एम्ब्रियो को बनाता है, ओके। यही लिखा है, देखिए, द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच टू द है ना यूटेराइन एंडोमेट्रियम, है ना। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। एंड आईसीएम जो इनर सेल मास है गेट डिफरेंशिएटेड, है ना, इसमें डिफरेंशिएटेड होगा एज द इम्ब्रियो। और किसमें ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, यही आगे चल के इम्ब्रियो को बनाती है ना। इम्ब्रियो को बनाती है एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, है ना, जर्म लेयर वगैरह वहां पे बनते हैं। खैर ये सब बुक में नहीं है, तो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस आगे ये समझना है कि जो इनर सेल मास है यही इम्ब्रियो को बनाती है। नाउ द uterine cells, है ना, uterine cells divide, okay, rapidly and covers the blastocyte. As a result the blastocyte becomes embedded in the इंडोमेट्रियम ऑफ द, है ना, इंडो लिखा है, आप इंडोमेट्रियम लिख लीजिएगा, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। मतलब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट पहुंचता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही, देखिए ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही पहुंचा, ये मान लीजिए इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ओके। अब क्या है, यहाँ पर जैसे ही पहुंचा, कौन पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट के पहुंचने के बाद जो एंडोमेट्रियम है, इसकी सेल्स काफी तेजी से डिवाइड करती है और इसको पूरी तरह से ऐसे, है ना, इसको कवर कर लेती है, ओके। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, ओके, ओके, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ओके। इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और अब हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, ओके। जैसे ये एम्बेडेड हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास देखा था, है ना। इसमें अब क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है अलग तरीके से डिवाइड करती है, और इनर सेल मास की जो सेल है अलग तरीके से डिवाइड करती है, तो है ना, जो अलग अलग टाइप से डिवाइड करती है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि एक बीच में एक गेप बन जाता है, और इस गेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलेंगे। एक कैविटी यहाँ पर बन जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं, ओके। और ये वाला भाग क्या करेगा, ये तो एम्ब्रियो को बनाएगा, और जो बाहर का जो पार्ट है ये क्या करेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए, लगभग, है ना, सभी चीजों को हमने समझने की कोशिश किया है, ओके। आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।